बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक तरफ सियासी सूरत हाल में इर्तियाश और दूसरी तरफ माली साल की जो सबसे बड़ी मुआशी एक्टिविटी होती है यानी कि बजट, वो बिल्कुल सर पर है। पॉलिटिकल फ्रंट पे रोज़ाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोड़फोड़ का सिलसिला जारी रहता है। आज एक मुनफरद काम हुआ है। आज ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी साहब जेल से रिहा भी हो गए हैं, दोबारा गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं और अपने लीडरशिप के साथ खड़े रहने का भी ऐलान किया है। कल उनसे मुलाकात का भी कहा है, बल्कि उनसे रहनुमाई लेने का भी कहा फिर बाकी बात करूंगा मीडिया से। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि शाहमूद कुरैशी साहब ये ऑड वन आउट हैं सारे सूरत हाल में, या वो क्या करते हैं। एक और काम हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कोयटा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक लॉयर कत्ल कर दिए गए हैं और बहुत ही बर्बरियत के आलम के साथ 15 गोलियाँ मारी गई हैं, जिसमें 10 से 11 गोलियाँ सर पर मारी गई हैं। ये जो वकील साहब थे, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ वो अदालतों में पेश हो रहे थे। गद्दारी का मुकदमा इन्होंने दायर किया था। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में इस हवाले से समाअत भी चल रही थी, कल भी होनी थी। आज ये वकील साहब कत्ल कर दिए गए। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चेयरमैन पीटीआई को उसका जिम्मेदार करार दे दिया कि जनाब वो इस कत्ल के पीछे। और तीसरी बात यही, आज चूँकि बजट पेश होने 48 घंटे बाद तो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने उसकी सदारत की है। 5 घंटे इजलास जारी रहा है। बाद में अहम फैसले हुए। बजट के हवाले से कुछ नंबर सामने आए हैं, कुछ अहम फैसले सामने आए। रात 8 बजे से दुकानें बंद, एनर्जी की कंजम्पशन को बेहतर करने के लिए। तो ये सारी हम मुआशी और सियासी सूरत हाल में बात करते हैं। बहुत ही रेलिवेंट शख्सियत हैं दोनों एतबार से। ये कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का जो इजलास हुआ है, उसमें जो अहम फैसले हुए हैं, इन्होंने ही बज़रिया मीडिया टॉक इससे कौम को आगाह किया। और ज़ाहिर है PML नून के सीनियर रहनुमा है, तो सियासी हवाले से मैं बहुत कुछ बता सकेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जनाब एहसन इकबाल साहब का कि हमारे साथ। एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ज़रा सियासत से आगाज़ कर लेते हैं, फिर मईशत पे भी आते हैं। ये कल मौलाना साहब का एक बयान आया था कि वो देखना होगा कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। अभी जरदारी साहब का एक बयान चल रहा है, इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। मैं सिर्फ वजाहत के लिए पूछ लूँ कि इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना, या हैं कि मौजूदा असम्बलियों के ये आखिरी 2 माह चल रहे हैं, अगस्त के वस्त में, जब भी ये 12-13 अगस्त में मुकम्मल हो जाएंगे 5 साल, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और उसके बाद 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। कोई इसमें दो राय तो नहीं है, या है? नहीं, मैं ख्याल है वसीम बदावी साहब, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे काबीना में या पार्टी की सतह पे कभी कोई ऐसी बहस नहीं हुई कि हमें अपने हुकूमत को तूल देना चाहिए। जो आइनी मुद्दत है उसके ऊपर हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, और फिर जो आइन का तकाजा है कि अगर असेंबली अपनी फितरी मुद्दत पूरी करके डिज़ोल्व हो तो 60 दिन, और अगर उससे 2-4 दिन पहले डिज़ोल्व हो जाए तो 90 दिन की मोहलत है, जिसके अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो लिहाजा ऐसी कोई इंतखाबात से फरार की या उसके अल्तवा की कोई तजवीज़ ना काबीना में कभी ज़ेर बहस आई है, ना हमारे पार्टी के किसी फोरम पे कभी उस पर बहस हुई है। राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हद से हद ये कि वस्त नवंबर से पहले इलेक्शन हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर असम्बलियाँ मुद्दत से पहले भी खत्म हो जाती हैं 8-10 अगस्त को, तो भी अगस्त से 10 नवंबर 3 महीने, तो नवंबर से पहले तो इलेक्शन हर हाल में हो ही जाएंगे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि यही आइन की मंशा है, उसका तकाजा है। चूँकि असेंबली से 60 या 90 दिन ख़त्म होने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है पार्टीज ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज भी बना ली होंगी। तो ये भी तय है कि पीपल्स पार्टी हो या नून हो, ये सब फिलहाल अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे इलेक्शन में जाएंगी। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सेटअप बनता है, या कुछ मखसूस हलकों में कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। देखिए, आपको मालूम है जैसे कि हम सब इस वक्त कोलेशन के अंदर हैं, और ये पाकिस्तान में एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि नया भी और मुफीद तजुर्बा है कि वो तमाम जमहूरी कुव्वतें जिनकी पिछले 50-60 सालों में स्टैंडिंग है, और ये सब मुतहरब सियासी कुव्वतें हैं, और ये सब इस वक्त एक कौमी हुकूमत कह लीजिए या कोलेशन गवर्नमेंट कह लीजिए, उसमें शरीक हैं। और इसको मैं तो अक्सर कौमी जिरगा भी कहता हूँ। लिहाजा हम इलेक्शन जब आएंगे तो अपने अपने प्लेटफॉर्म से भी लड़ सकते हैं, चूँकि कोलेशन में हम हुकूमत के अंदर शरीक रहे हैं, किसी जगह सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और इसकी मिसाल मौजूद है। आपको याद होगा कि हमने जब ARD बनाई थी तो 2002 के इलेक्शन से पहले हम और पीपल्स पार्टी ARD का हिस्सा थे। इसके बावजूद हमने अपने अपने प्लेटफॉर्म से 2002 का इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन के बाद फिर हम ARD के प्लेटफॉर्म पर रहे। लिहाजा ये जो एक हमारे अंदर ताउन की फ़ज़ा है, ये मुल्क के हालात के पेश नज़र है, क्योंकि हम सब समझते हैं कि इस वक्त जो सियासी अपनी पार्टिजन पॉलिटिक्स है
वो करने का वक्त नहीं है। हम सबको इस वक्त एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, ताकि मुल्क जिस दलदल में फंसा हुआ है और जो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है उनको हम सब मिलकर कर सकें। लेकिन बतौर मजमूई मुल्क गिर पीडीएम बतौर इंतखाबी इत्तेहाद हिस्सा नहीं लेगा। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से तासुर मिला, जैसे उनकी राय है कि पीडीएम, तो ये तय है कि पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, पीडीएम के उम्मीदवार नहीं होंगे मुल्क गिर। कहीं ना कहीं अलग एक्सेप्शनल केसेस में अलग बात है, वरना जनरली ऐसा नहीं होगा, ये तय है। जी, मैं से इत्तफाक करता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब के इस तज्जिए से कि हमारा भी यही ख्याल है कि हर जमात अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी और जहाँ ज़रूरत समझेगी वो आपस में सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक हो गया। मैं ज़रा चाहता हूँ ख्वाजा साहब का बयान ज़रा सुन भी लें, फिर ज़रा बात आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा ख्वाजा आसिफ साहब। आने वाले इलेक्शनों में जो है, जो मौजूदा कोलिशन हुकूमत जो है, इनको इसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरे नजदीक तो ये सूदमंद होगा। यानी पीडीएम बरकरार रहनी चाहिए, ये जो इत्तेहाद है इलेक्शन के अंदर। जी 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 सर, ऐसे तो बहुत एक मुख्तलिफ बात करें ना, वो कह रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए, एज अ कोलिशन, एज पीडीएम इलेक्शन लड़ना चाहिए। देखिए, उनकी राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जैसे कोलिशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग से हुकूमत में है, तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और जहाँ जरूरत होगी सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर कोई ऐसी बंदिश की जरूरत नहीं है कि हम मुल्क के अंदर लाजमन एक सियासी इत्तेहाद बनाएं तभी ताउन कर सकते हैं। मेरी जाती राय ये कि तमाम पार्टीज को अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए और आपस में सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पर ज़रूरी हो, और उसके बाद जब हुकूमत बनाने का वक्त हो तो जो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, हम फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून, सर आप सारे सीनियर तरीन रहनुमाओं में से पार्टी के, अपना सियासी हरीफ किसको तस्वर करती है सबसे बड़ा? यानी क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोस्ट 9 मई जो भी हालात हुए उनके नोटेबल्स छोड़ के चले गए, लेकिन क्या इसका असर नीचे भी इतना ज़्यादा आया है कि उन्होंने अपनी वो मकबूलियत ही खो दी है कि अब जनाब वो इंतखाबी सियासत में ही वो गैर फाल होकर रह गए? या आपके ख्याल में उनके कुछ चेहरे ज़रूर छोड़ के चले गए, वो 150-200 हो सकते हैं, लेकिन जो लाखों करोड़ों की जो पॉपुलैरिटी है वो बरकरार है और चैलेंज है आज भी आपकी जमात के लिए? मेरा ख्याल है कि 9 मई के बाद हालात यकसर बदल गए हैं। कम अज़ कम मैं अपने हल्के से बहुत बराह रास्त मुंसलिक रहता हूँ, हर हफ्ता इतवार लोगों में गुजारता हूँ, तो मुझे जो फीडबैक है बिलखसूस जो दही इलाके हैं उसमें लोगों ने जब देखा है कि पीटीआई ने शुहदा की तौहीन की है, फौज की तनसीबात पे हमला किया है, फ़ज़ाइया के जहाज़ों को आग लगाई है, इसके बाद पीटीआई का एक बहुत बड़ा वोटर्स का जो तबका है वो उससे झड़ा है और पीछे हटा है, और पीटीआई के पास वो ताकत नहीं है जो उसका गुमान था कि पहले उसके पास थी, और शायद उसी अपने गुमान में उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ये एक बहुत बड़ा मिस फायर था जो पीटीआई ने और इमरान खान ने किया, और इसकी इन्हें बड़ी सज़ा अगले इलेक्शन में मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो भी हों, जैसे भी हों, वो इस मुल्क के शुहदा से, इस मुल्क के दफा से, कौमी सलामती के इदारों से नहीं समझते कि इस तरह के उन पर हमले किए जाने चाहिए और वो काम किए जाने चाहिए कि जो दुश्मन भी नहीं कर सके और हम अपने हाथों से करें। तो इसका लोगों ने बड़ा बुरा मनाया। अच्छा, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, इस पर अपना कमेंट तो कीजिए, आप इसको कैसे देखते हैं? वाइस चेयरमैन है पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अदालत ने ऑर्डर दिया, रिहा भी हो गए, दोबारा गिरफ्तार भी नहीं हुए, मीडिया से बात भी की, अपने चेयरमैन के साथ खड़े रहने का भी ऐलान किया, कहा कल मिलूंगा भी, रहनुमाई भी करूंगा, मतलब रहनुमाई लूंगा उनसे। तो ये आप इसको कैसे रीड करते हैं? क्या एनालिसिस आपका? ये बड़ा ये सबसे मुख्तलिफ काम हुआ है ना, कोई भी रहनुमा की ऐसी और मिसाल नहीं है 9 मई के बाद से लेकर आज तक। तो इस पर आपका क्या तज्जिया है? ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है, और आपको मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से कुछ पीटीआई के साबिक रहनुमा भी जाके जेल में मिले थे। इसके बाद फिर वो रिहा भी हुए हैं, और वो समझते हैं इन दोनों वाकयात में आपको रब्त भी लगता है इन दोनों कामों में जो आपने बताया? मुझे मालूम नहीं है कि रब्त है कि नहीं है, लेकिन ये दो सीक्वेंस हैं चीज़ों का, और बहरहाल अगर वो कोई मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हमने तो हमेशा पीटीआई की क़यादत को, जब हम अपोजिशन में थे तब भी ये कहते रहे थे कि आप इंतहा पसंदी की तरफ ना जाएं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी है उन्होंने इस मुल्क के मसलों को हल करना है। और अगर आप पॉलिटिक्स को ब्लैक और वाइट में कास्ट करेंगे कि हम जो हैं सिर्फ फरिश्ते हैं, बाकी सब चोर डाकू हैं, शैतान हैं, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये प्लूरलिज्म नहीं है।
और इसी सोच के तहत उन्होंने जो अपने जारहाना इकदामात किया, अब उसकी सजा मिल रही है। शाह महमूद कुरैशी अगर मुस्बत किरदार अदा करे तो अच्छी बात है, मुस्बत किरदार समझाइएगा क्या मतलब इसका? देखिए, इस वक्त तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई की लीडरशिप को 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कौम से, शुहदा से और हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारों से माजरत करनी चाहिए जो उन्होंने इक़दाम उठाए, और आइंदा के लिए वो कौम को यकीन दिलाएं कि वो इंतहा पसंदी की और इस किस्म की वायलेंट सियासत नहीं करेंगे। इसके बाद फिर आगाज़ हो सकता है। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है, अब आप देखिए, ज़ियारत में कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी को जो जलाए, उसे तो आप कहते हैं वो दहशतगर्द है। अगर लाहौर के दिल में जिना हाउस को कोई आग लगाए, आप उसे कहते नहीं जी ये सियासी एहतजाज है। अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में पुलिस की या फौज की किसी चौकी पे पत्थर मारे, उसे आप कहते हैं दहशतगर्द है। अगर पाक फजाइया की एयर बेसिस पे जाके उन तैयारों को कोई आग लगा दे जो 1965 में हमारे माथे का झूमर थे, और वो पाक फजाइया की एयर बेसिस में हमारे फजाइया के जहाज़ों को आग लगाने की कोशिश करे, उस रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दे जहाँ से 14 अगस्त की आज़ादी का ऐलान नशर हुआ था, आप कहें कि ये तो सियासी तो बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मजम्मत, कोई दो राय नहीं इसमें बिल्कुल। यानी अगर कुरैशी साहब अपने चेयरमैन से ये कहें कि सर आप या तो आप अगर रहे तो फिर पार्टी पूरी डिसमेंटल हो जाएगी, बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, आप मेहरबानी करें, आप थोड़े 2 कदम पीछे हटें और मुझे दें ये, आई डू दी ऑनर्स, तो ये एक मुस्बत किरदार होगा उनका आपके ख्याल में? ये देखिए, ये पीटीआई का अपना इंटरनल मामला है, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब को 2 चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। एक 9 मई, जिसके लिए जो तमाम एविडेंस है वो इस बात की तरफ है कि जमान पार्क से और इमरान खान साहब की क़यादत में ये सारी मनसूबा बंदी हुई 9 मई के वाक़यात की। और दूसरा, जो बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड, जो तकरीबन 60 अरब रुपया बनता है, पाकिस्तान को मिलना था, उसे इमरान खान साहब ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए और मलिक रियाज साहब से कुछ प्लॉट और जेवर लेने की खातिर वो रकम उन तक मुंतकिल कर दी और एक फ़ायदा लिया। ये अब एक इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ केस है कि जिसमें शायद खान साहब के पास कोई जवाब भी नहीं है, उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज़ मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये दूसरों को जब चोर डाकू कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने डेली मेल में खबर छपाई। शहबाज शरीफ साहब ने अगले ही हफ्ते डेली मेल को चैलेंज किया और मुकदमा बरतानिया से जीता। 8 महीने पहले, इससे भी पहले, ये अगस्त 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स, जो दुनिया का मोतबर तरीन अखबार है, उसने खबर शाये की कि इमरान खान साहब ने चैरिटी के पैसों को सियासत में इस्तेमाल किया, पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। आज तक खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजा? इसलिए कि अगर वो वहां पर चैलेंज करते हैं तो बरतानिया की अदालत से उनकी उस करप्शन के ऊपर, बदउनवानी पर मोहर लग जाएगी, जो वो लोगों से चंदे लेकर और अपनी सियासत में उन चंदों को इस्तेमाल करते रहे। फाइनेंशियल टाइम्स जैसा अखबार बगैर सबूत के खबर नहीं छापता। सब जानते हैं कि वो मोतबर तरीन अखबार है दुनिया का। तो खान साहब क्यों नहीं उसको जाके अदालत में खींचते कि तुमने मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है? खान साहब मुकम्मल खामोश हैं। ठीक है, अच्छा इधर मईशत पे आते हैं। आज वो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, 5 घंटे तवील इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में। आपने बताया कि ये तवानाई के मंसूबों को बचाने के लिए, यानी तवानाई की जो लागत आती है, $1 बिलियन का फ़र्क पड़ेगा 1 साल में तकरीबन, और मार्केट्स और ये जो दुकानें वगैरह है रात 8 बजे बंद हों। तो पहले तो बता दें कि आपने कहा ये बाकायदा सूबों तक उस तरह नहीं बताया गया था पहले। आज चूँकि सारे वज़राए आला भी थे मासिवा बलूचिस्तान के, तो उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है। तो उन्होंने कोई रेजिस्टेंस इसमें की है शो या रजामंदी जाहिर की है, एक? और दूसरा सवाल है कि कब से नाफिजुल अमल हो रहा है? ये देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि आज जो NSC का इजलास है उसमें तकरीबन 4 अहम चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पर पेश की। ठीक है। पहली चीज़ जो पेश की वो एक 5E फ्रेमवर्क है जो पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए एक फ्रेमवर्क है। एक स्पोर्ट्स का, पाकिस्तान, IT से रिलेटेड, एनवायरनमेंट जिसमें वाटर एंड फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी जिसमें एनर्जी की हमारी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी है, और 5वां इक्विटी एंड एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट पर्टिकुलरली ऑफ वुमेन एंड यूथ। ये 5 E's का हमने एक फ्रेमवर्क दिया कि किस तरह इन पर हम चलकर पाकिस्तान को इस मसाइल से निकाल सकते हैं। दूसरा जो बड़ा अहम हमने अप्रोच पेपर एक पेश किया
वो पाकिस्तान आउटलुक 2035 है। ठीक है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, हमें देखना है कि अगर हमारे अंदर कोई एस्पिरेशन है कि हमने मुल्क को तरक्की देनी है, तो उसका एक रास्ता है, वो कोई मोजे से नहीं होगा। उस तरक्की को हमें तामीर करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब पाकिस्तान के पास दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है बिजनेस एज यूजुअल, जिस बेढंगी चाल पर हम इस वक्त चल रहे हैं, अगर इसी के साथ हम चलते रहे तो 2035 तक हमारी गुर्बत की शरह 40% हो जाएगी और हम तकरीबन 570 अरब डॉलर की मईशत होंगे, जो उस आबादी के लिए नाकाफी होगी जो हम तेजी के साथ पैदा कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो एक एस्पिरेशनल है, एक हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है जो हमारी रीच में है, प्रोवाइडेड कि हम उसके लिए मेहनत करें, और वो ये है कि 2035 तक हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकते हैं और गुर्बत हमारी 15% तक कम आ सकती है। लेकिन अगर हमने उस एस्पिरेशनल पाथ पे जाना है तो वी हैव टू मेंड आवर वेज। देखिए हम इस वक्त पूरी मईशत, वसीम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि आज हम उस मुकाम पे खड़े हो गए हैं कि 2018 में हमारे कर्जों का बोझ तकरीबन 1700 अरब था। आज वो कर्जों का बोझ 1700 अरब से बढ़कर 7500 अरब हो चुका है। ये हमारी टोटल जो फेडरल रेवेन्यू या रिसीट्स होंगी वो 6900 अरब होंगी। आपके जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट को हासिल होंगे वो इतने नहीं है कि आप अपने कर्जे भी पूरे अदा कर सकें। आपको कर्जों के लिए भी पैसा लेना पड़ेगा, दिफा के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा, डेवलपमेंट के लिए भी, तनख्वाहों के लिए भी, पेंशन के लिए भी। इस कंडीशन में कोई कर्जों के सूद में इतना कुछ चला जाएगा। और उस पे तो अब हम बजट ट्रांसमिशन में जरा आपसे बात इस पे करेंगे तो हम जरा डिटेल में जाके भी कि इसमें किन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और हम कब से सुनते हैं कि रिफॉर्म होने चाहिए, वो तो हो नहीं रहे। लेकिन ये ठीक है, ये दो बातें ये हो गई, और बाकी क्या दो बातें? जब हम इन हालात में हैं, हाँ, जब हम इन हालात में हैं कि पूरी इकॉनमी हमारी कर्जे पर है, हम बादशाहों की तरह नहीं रह सकते कि अमेरिका, जापान, आप सारी दुनिया फिरते हैं, बरतानिया, यूरोप, किसी जगह चले जाएं, 6 नहीं तो हद जो है 7 बजे तमाम कमर्शियल सेंटर बंद हो जाते हैं। हम 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक बिजलियां जला के $1 अरब फालतू शाम को जाए करते हैं इम्पोर्टेड फ्यूल का, सिर्फ अपने। लेकिन ये एफर्ट रिपीटेड नहीं, पहली मर्तबा नहीं हुई, बहुत मर्तबा हुई और नाकाम हुई है ना, बैकफायर की। इसलिए मैंने पूछा कि आज वज़ीर आला ने आपको क्या कहा, एग्री किया या मना किया है? अभी कल से ताजरों के स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएंगे, एहतजाज शुरू हो जाएगा कल से। हमेशा तो यही हुआ। काबीना में जब मंजूरी दी तो यही महसूस किया कि जब तक सूबाई हुकूमतें इसकी पोस्ट पे नहीं होंगी कामयाब नहीं हो सकते, लिहाजा आज NEC को हमने ये दिया और NEC ने इसकी तौसीक की और किसी चीफ मिनिस्टर ने मुखालफत नहीं की। अब वो अपने अपने सूबों में जाके स्टेक होल्डर से बात करेंगे और उन्हें इंशाल्लाह इस पे कायल करेंगे। तो इसको कब से नाफिजुल अमल कर रहे हैं? इरादा क्या है कब से करने का? जी हमें उम्मीद है कि वो नए माली साल से इसके लिए जरूर तैयारी करेंगे और जाके स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेंगे, ताजरों को इत्मीनान में लेंगे कि उनका फर्ज है कि अगर जो इयाशी अमेरिका, यूरोप जैसे मुल्क नहीं कर रहे, हमारे जैसा मुल्क कैसे अफोर्ड कर सकता है कि जब हम हर चीज उधार के ऊपर चल रहे हैं और जबकि तेल मजीद महंगा होने का खतरा भी है। और ये आपने बजट के हवाले से बहुत सारे नंबर्स बताया, PSD पर बहुत सारे नंबर बताया, हायर एजुकेशन कमीशन, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने। इलेक्शंस के लिए भी बजट में रकम मुख्तस हुई है, कितनी हुई है? हमने ये जो आज जिस बजट का NEC ने मंजूरी दी है, ये पाकिस्तान का तरक्याती बजट है और जो हमारा करंट बजट है उसका ऐलान 9 तारीख को होगा, जो इसहाक डार साहब असेंबली में पेश करेंगे। उसके अंदर इलेक्शन के लिए भी पैसे मुख्तस किए जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, और ये आखिर में टुवर्ड्स ये नहीं बताइए, अभी आपको कितना इम्कान लगता है इस बात का कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल होगा, नवी किस्त मिलेगी $1 बिलियन की, या आपको लगता है फिलहाल तो ये मामला खत्म, या अब नया प्रोग्राम ही निगोशिएट होगा अगले माली साल में? देखिए मैं बहुत पुरुम्मीद इसलिए हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान वो तमाम इकदामात उठा चुकी है जो उसे IMF मुआहदे के तहत उठाने थे। तो फिर क्या अमर माने? ये तो कब से आप लोग कह रहे हैं कि सर कि सारा कुछ हमने कर लिया है, वजीर आजम के लेवल पे बात हो गई, फिर भी नहीं मिल रहे पैसे, क्यों? देखिए अब अगर ये मुआहदा नहीं होता तो फिर इसके बारे में मुबस्सरीन ये कहने में हक बजानिब होंगे कि ये मुआहदा किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे नहीं किया गया। एंड आई हेट टू से कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब काम कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि IMF जल्द इसको अपने
बोर्ड के अंदर ले जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेगा और बोर्ड से इसकी तौसीक करेगा। Why would IMF not give money to Pakistan because of any political consideration? ये तो देखिए, आपको मालूम है कि जब हमने 1998 में एटमी धमाके किए थे, तब भी हमारा जो IMF के साथ प्रोग्राम है वो सस्पेंड हो गया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने हम पे पाबंदियां लगा दी थी। हालांकि उन पाबंदियों का IMF के मुआहदे के सस्पेंशन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। वी वर राइट ऑन ट्रैक। तो ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ये चलती रहती है, लेकिन तब तो एक ऐसा काम था ना जो कि हमारे मफाद, यानी हमारा मामला अलग है, हमारा मौक़िफ़ अलग है, लेकिन उस पर एक कंसेंसस है कि जनाब ये काम नहीं होना चाहिए, हमारा यार मौक़िफ़ अलग है। अभी ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने पिछले 1 साल में कि आलमी बिरादरी उसके पीछे अमेरिका और वो IMF पैसे ना दे सकते? ऐसा क्या कर दिया? देखिए, ये तो शायद इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम कंडीशनैलिटी जो पिछली हुकूमत ने तय की थी, बहुत हार्श थी, हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल के कॉस्ट पे भी उन्हें पूरा कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये मैटर जो है फाइनलाइज होना चाहिए और एग्रीमेंट जो है थ्रू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट PMLN। आखिर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई कि IMF से वो उम्मीद है कि हो जाएगा मामला, पैसे मिल जाएंगे। अगर IMF से पैसे नहीं मिलते तो फिर तज्जियाकार ये कहने में हक बजानिब होंगे, यानी कि फिर वो भी ये कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि तज्जियाकार ये कहने में हक बजानिब होंगे, यानी फिर उनकी अपनी राय भी फिर यही है, हम ये समझने में हक बजानिब होंगे कि एहसन इकबाल साहब की भी राय फिर यही है कि फिर IMF ने सियासी वजूहात की बिना पर पैसे नहीं दिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से IMF ने पैसे नहीं दिए। अगर अब चूंकि हम सब कुछ जो कुछ उन्होंने कहा था हम सब कर चुके, अगर अब भी IMF पैसे ना दे तो फिर ये समझा जाएगा, राइटली सो एहसन इकबाल साहब के ख्याल में, कि IMF ने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए। और फिर उसकी मजीद वजाहत के लिए जो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल ये टू कोट इज 1998 पाकिस्तान एटमी धमाके की और हर जगह पाबंदी लग गई कि अब नहीं मदद करो इस मुल्क की, वो हवाला दे रहे हैं वो तारीख में। बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रेक लेते हैं। कराची में अजीब व गरीब सूरत हाल है, बल्दियाती इलेक्शंस का मामला चल ही रहा है पिछले 1 साल से, अब मेयर के चुनाव तक अल्लाह करके मामला आ गया है। 15 जून को है मेयर का इलेक्शन। पीपल्स पार्टी कहती है मुर्तज़ा आप 100% बन जाएंगे, हाफिज़ नईम रहमान साहब कहते हैं जमात इस्लामी का मेयर 100% बन जाएगा। कल हमने हाफिज़ नईम रहमान साहब का ओपिनियन लिया था। आज मुमकिन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से बात करते हैं हम ब्रेक के बाद। सारी की सारी सूरत हाल कराची से मुतालिक हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, तो अब मामला क्या होगा देखते हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटर मेयर कराची के जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम। सर ये बताइए कि देखिए एक ही सूरत है, ये तो ठीक है कि इलेक्शन हुआ, मेयर का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र हो गया, मतलब KMC का इलेक्शन। अब सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं किसी भी और जमात से ज़्यादा, बिल्कुल सही है 155, लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 184 है। तो ये भी जिस तरह ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा सीट पीपल्स पार्टी की है, इस तरह ये भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी समेत कोई भी जमात अकेले अपना मेयर नहीं ला सकती। तो फिर अब सीधी सीधी बात है, जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका मेयर बनेगा। तो इसमें जमात इस्लामी और PTI का ऑफिशियली इत्तेहाद हो गया। ऑफिशियली जब ऑफिशियली हो गया तो 130 जमात का और 63 PTI का, ये तकरीबन हो गया 193 प्लस माइनस गिव और टेक, जो भी 193, जो कि 184 से बड़ा ज़्यादा है। तो खुलासा इस आर्ग्यूमेंट का है कि सीधी सीधी बात ये है ना कि वाहिद सूरत जिसके नतीजे में आप अगले 9 दिनों बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर कराची बन जाए वो ये है कि इन दो में से एक पार्टी के कुछ लोग जीते तो अपनी पार्टी के निशान पर हों, लेकिन वोट आपको डाल दें। इसके अलावा कोई और सूरत है तो समझाइए। वसीम देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो ये कि ये कोई अना का मसला नहीं है, ये एक ऐसा इशू है जिसमें अवाम की खिदमत करने के लिए हर सियासी जमात मैदान अमल में आई। हर सियासी जमात ने अपना अपना बयानिया जो है अवाम के सामने रखा और उस बयानिए की बेसिस पर सबसे ज्यादा वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले, 155 सीटें। नंबर 2 जो सीटें हैं वो 130 जमात इस्लामी की आई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो 130 वाला जो है वो पहले दिन से ये क्यों कह रहा है कि मेयर तो मैं ही बनूंगा, मेरे अलावा कोई और बन नहीं सकता। क्या कानून में ये लिख दिया गया है कि हाफिज नईम रहमान साहब सिर्फ मेयर बन सकते हैं? नहीं, ये फैसला करना वो तो 130 लेने के बाद ये कह रहा है। बिलावल साहब तो इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि मेयर जियाला होगा, तो वो कैसे कह रहे थे? वो कह रहे थे मेयर जियाला होगा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेयर मुर्तजा वहाब होगा या वसीम बदामी होगा। जियाला का मतलब पीपल्स पार्टी का बंदा होगा ना। यहाँ तो जमात इस्लामी कुछ कह रही है, शायद हाफिज नईम रहमान साहब कुछ और कह रहे हैं। इलेक्शन से पहले वो कुछ कहते थे। बिलावल साहब दावा कर रहे हैं मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, नईम रहमान साहब कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। ये तो करते हैं ना सारे। नहीं, एक डिफरेंस है।
बिलावल साहब चूंकि मंजे में सियासतदान है, वो कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं, वो पाकिस्तान एक सियासी जमात का जिक्र करते हैं। हाफिज नईम उर रहमान साहब कहते हैं मेयर मैं हूँगा, वो अपनी जात में एक इमरान खान मेयर जमात इस्लामी का होगा, ये कहते हैं वो बार बार। नहीं, वो हाफिज नईम उर रहमान की बात करते हैं। खैर मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। वसीम, अगर आप 15 जनवरी के इलेक्शन से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज साहब की उठा के देखें और 15 जनवरी के बाद की भी उठा के देखें, उन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हाफिज साहब बार बार ये कहते थे कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी वो मेयर बन जाए, जो नंबर 2 होगा वो डिप्टी मेयर बन जाए। एक जगह पे मेरे साथ वो बैठे हुए थे सोशल डिस्कोर्स में, और जब ये गुफ्तगू चल रही थी तो हाफिज साहब कहते हैं कि देखिए अगर हमारी सीटें ज्यादा होती हैं हमारा हक है, अगर आपकी सीटें ज्यादा होंगी तो आपका हक हो जाएगा। अब जब तमाम आदाद शुमार आ चुके हैं तो पहला हक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनता है, जमात इस्लामी का नहीं बनता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, PDM के अंदर नून लीग हमारे साथ है, जमीयत उलमा इस्लाम हमारे साथ है। 173 हमारा जो इलेक्टोरल अलायंस है उसकी सीटें बनती हैं। 173 और 130 के दरमियान तकरीबन कुछ 43-44 सीटों का डिफरेंस है। मैं समझता हूँ पहला राइट हमारा नहीं, ये आर्ग्यूमेंट इस पर रुके ना, आप जब अपने नंबर बता रहे हैं बाकियों के मिला के और कह रहे हैं कि 174 मिले, तो उनके भी बाकियों के मिला के बताया ना, क्योंकि उनका भी ऑफिशियल इत्तेहाद हुआ है, तो फिर आप कहें 130 + 63 तो 193 हो गया, जो कि ज्यादा नंबर हो गया। ऑफिशियल इत्तेहाद किसका हुआ है? पार्लिमानी PTI और जमात इस्लामी का हुआ है। देखिए ये समझने की जरूरत है कि जब आप पार्लिमानी सियासत करते हैं तो उस पार्लिमानी पार्टी की एग्जिस्टेंस होती है। उस पार्लिमानी एग्जिस्टेंस के तहत वो पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि मुझे क्या करना है। क्या पार्लिमानी पार्टी का इजलास अभी तक मुनक्किद हो गया है? परसों PTI के चेयरमैन ने हाफिज नईम उर रहमान के साथ खड़े रहकर कह दिया कि मैं इनकी हिमायत कर रहा हूं, मैं अपने सारे लोगों को हिदायत करता हूं जिन्होंने मेरे नाम पर ही वोट लिया है वो इनको वोट दे दें। वही PTI का चेयरमैन जिसके लिए हाफिज नईम उर रहमान साहब बुरी बुरी बातें करते थे, और वही PTI का चेयरमैन जो जमात इस्लामी के लिए बात करता था। मैं पार्लिमानी पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने वसीम साहब, देखिए पार्लिमानी पार्टी जो है ना उसकी अपनी एक हैसियत होती है। वो पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है। जिस दिन UC चेयरमैन हाफिज साहब के साथ खड़े होकर ये ऐलान कर देते हैं कि हम तमाम लोग हाफिज साहब के साथ खड़े हुए 100 बिस्मिल्लाह उनके नंबर पूरे हो जाएंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी सियासी जमात को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपने नंबर पूरे तो कीजिए ना। नंबर वो पूरे नहीं कर रहे, प्रोपेगेंडे की सिर्फ बात कर रहे हैं। वो तो जहां से बात शुरू हुई थी, मेरा पहला सवाल था वो बताइए ना कि इसके अलावा कोई और सूरत है कि किसी ऐसी पार्टी के लोग जो मुंतखब किसी और निशान पर हुए वो वोट किसी और निशान की पार्टी को देते हैं? इसके अलावा कोई सूरत नहीं है कि आप मेयर बने, या कोई है तो वो समझाए ना। नहीं, देखिए 2 सूरत हाल है। पहली सूरत हाल है कि लेट्स से कि जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी 3-वे फाइट होती है। जब 3-वे फाइट होगी तो हमारे नंबर उनसे कैटेगोरिकली ज्यादा है। सही है, पहली सिचुएशन तो ये हो गई, लेकिन 3-वे तो नहीं हो रही क्योंकि वो दोनों एक हो गए। मेरी बात तो सुनने ना जरा जी कि अगर 3-वे फाइट होती है तो न्यूमेरिक कंट्रोल जो है, स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पहली चीज। बिल्कुल सही। दूसरी चीज, क्या पता तहरीक इंसाफ के लोग इनके साथ खड़े हुए नहीं खड़े हुए, क्या वो फैसला करते हैं जमात इस्लामी को वोट डालने का, नहीं वोट डालने का। बिकॉज तहरीक इंसाफ ने ये फैसला नहीं किया कि अपने जिले के उम्मीदवार को वो मेयर खड़ा कर रहे हैं, वो किसी और सियासी जमात की। तो पार्लिमानी पार्टी खुद फैसला करे। जब पार्लिमानी पार्टी फैसला कर लेती है और वो कहती है कि हाँ जी हम जो 60-62 जो भी अरकान है हम हाफिज नईम साहब को वोट डालने को तैयार है, वोट डाल दें, तो फिर मैं समझता हूँ इस बहस को हम आगे ले जाएंगे। मैं समझता हूँ अभी फील्ड इज ओपन और किसी के पास वो क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी इज इन द लीड। हम अकेले और अगर हमारे इत्तेहादी बनते हैं हम इंशाल्लाह नंबर पूरा कर लेंगे। एक लम्हे को जरा कर लेते हैं, इसमें घर नहीं। इखलाकी तौर पर अगर बात करें तो ये ठीक है, अगर किसी को अपना चेयरमैन अब बुरा लगना शुरू हो गया है तो वो कहे कि यार मैंने इसके नाम पे वोट लिया था लेकिन ये आदमी तो बहुत ही अजीब निकला है, इस आदमी ने तो यार ये तो ऐसा आदमी, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ यार, मैं नए मैंडेट के साथ जाऊँगा। फिर यानी अगर कोई आदमी जरदारी साहब के नाम पे वोट लेकर आया हो और उसके बाद वो कहे कि यार मैं वोट बल्ले को दूंगा, तो आपकी उसके बारे में ये राय होगी कि यार बिल्कुल ठीक है, उसकी राय है तो बहुत अच्छी बात है, या आप कहेंगे कि यार इस्तीफा दो ना फिर पहले? क्या पता वसीम साहब वो इस्तीफा दे दें, क्या पता वो इस्तीफा दे दें। ऐसा तो करने देना। ये फैसला जो है वो साहब तो नहीं करेंगे, ये फैसला वसीम भी नहीं करेगा, ये फैसला मैं भी नहीं करूंगा, अदालतें भी नहीं करेंगी। ये फैसला उस शख्स को करने दें जो कि औरंगी टाउन की आवाम से, मोमिनाबाद की आवाम से, कोरंगी की आवाम से, शाह फैसल कॉलोनी की आवाम से वोट लेकर आया है।
वो चाहता है कि उनके मसाइल हल हो, वो नहीं चाहता कि वो धरने की सियासत करे, वो नहीं चाहता कि वो इल्जाम तराशी की सियासत करे, वो नहीं चाहता कि शहर के हालात खराब हों, वो चाहता है कि मैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम करूं। तो उसको सामने से हम ये जवाब नहीं देंगे कि भाई ये धरने वाले बंदे के नाम पे तुमने वोट लिए थे, अब ये बंदा बोला लेना शुरू हो गया तो छोड़ दो इसका निशान। धरने का एक्सक्लूसिव मैंडेट जो इमरान खान साहब का नहीं है, वो जमात इस्लामी का भी है, वो हाफिज नईम रहमान साहब का भी है, आपने माजी में देखा हुआ होगा। ठीक, अच्छा, और लेकिन मैं तो वैसे उम्मीद सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा तीर के निशान पे आता है और फिर ऐवान में आके बल्ले को वोट देता है, तो आपकी उसके बारे में ये राय होगी कि यार ठीक है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें इसका राइट है, कोई मसला नहीं। देखिए ये फैसला भी हुआ नहीं कि वो वोट दे रहा है नहीं दे रहा, उनको फैसला करने का हक तो दे। वसीम साहब, मुझे समझ नहीं आ रही है बात कि क्या इन्फैचुएशन है हाफिज नईम रहमान साहब को कि उन लोगों को इतना हक भी नहीं दे रहे, ये जमहूरियत के जो अपने आप को दावेदार कहते हैं उनको इतना हक नहीं दे रहे कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लें, अपनी माइंड को अप्लाई करें कि मेरे शहर के फेवर में क्या है, मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनका मैं वोट लेके आया हूँ उनके फेवर में क्या है। उनको ये हक तो दे, उनको हक है, या जमात इस्लामी उनके लिए फैसला करेगी या हाफिज नईम रहमान साहब। तो ये तय हो गया कि पीपल्स पार्टी का भी कोई बंदा कल को अपनी लीडरशिप के खिलाफ कुछ काम कर रहा होगा, वोट दे रहा होगा, तो हम यही कहेंगे कि यार अपना माइंड इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुलाम है वो कि अपनी लीडरशिप की बात माने, बट ठीक है माइंड इस्तेमाल करिए। तय हो। आप बैरिस्टर ने मुझे अदालती एक वो भी बता दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है, नईम रहमान साहब भी कह रहे हैं, लेकिन मैं उमूमी तौर पर सवाल कर रहा हूँ कि भाई अब डिफेक्शन क्लॉज वाला मसला है, अब अगर किसी ने फ्लोर क्रॉस किया तो अदालत का फैसला खड़ा है और वो बंदा अपनी सीट खो देगा और वोट भी काउंट नहीं होगा, जिसकी एक नज़ीर हमने नेशनल असेंबली में देखा तो नहीं, लेकिन फैसला आ गया था और पंजाब असेंबली में तो देख भी ली। तो ये आप बैरिस्टर हैं, आप बताएं क्या हो सकता है? वसीम, इसके लिए आप जरा आइन का मुताला करें। वो फैसला आया था, वो आर्टिकल 63A के हवाले से आया, जो कि मखसूस है कुछ हवालों से। जी, वो आइन के अंदर लिखा है पार्लियामानी मेंबरान के हवाले, और पार्लियामानी मेंबरान को 3 सिचुएशन में वो गारंटी करता है कि 3 सिचुएशन में आपको अपनी पार्टी की जो लाइन है उसको फॉलो करना है, जो पार्टी आपको गाइडलाइन देती है, आपकी पार्लियामानी पार्टी जो आपको गाइडेंस देगी। वो 3 है, लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन, बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अप्लाई करता है पार्लियामानी सीट्स के ऊपर। जब आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के कवानीन देखते हैं तो लोकल गवर्नमेंट कवानीन के अंदर कोई स्पेसिफिक क्लॉज इस तरह का नहीं है कि क्या फैसला किया जाएगा, किसके ऊपर फैसला किया जाएगा और किस बेसिस के ऊपर आप ये तय करेंगे कि आया किसी शख्स ने डिफेक्ट किया है या नहीं किया है। ये चीज बिल्कुल भी वहां पर लिखी हुई नहीं है, तो आर्टिकल 63A सिचुएशन में अप्लाई नहीं करता। अब मसला ये है कि नईम रहमान साहब, मुझे तो ये लगता है कि एक बार अगर आप ओपन रेफरेंडम शायद जमात इस्लामी के हवाले से भी करा लें तो शायद उनके अपने नंबर पूरे नहीं हो पाएंगे। यानी होता है जमात इस्लामी के कुछ लोग भी कहीं और वोट डाल दें। मैं तो कह रहा हूँ आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी तक देखिए उनके भी जो लोग हैं जो टाउन्स में इलेक्ट होके आए हैं, जो यूसीज के अंदर इलेक्ट होके आए, वो भी आखिर में लोगों को यही कह रहे हैं कि हमें आपकी खिदमत करनी है, हमें काम करना है, हमें अपनी जात की तशहीर नहीं करनी है, अपनी जात की पजीराई नहीं करनी है कि अपने लिए टेंट्स लगा दें, बिलबोर्ड लगा दें। तो मैं समझता हूँ हर शख्स जो कि जी शऊर इस वक्त मेंबर है, वो चाहता ही है कि कराची वाले जिस वक्त तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिनको परेशानी है, पानी का मसला हो, सेवरेज का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का मसला हो, उसके लिए वो चाहते हैं काम किया जाए। वो नहीं चाहते कि एक शख्स बैठ जाए और सिर्फ एहतजाज करे। मुर्तजा साहब, आपको यकीन है कि 15 जून को वो मेयर कराची मुंतखब हो जाएंगे? एक वसीम साहब, मैं गुजारिश करूं जी, अभी तक किसी ने हाफिज साहब से पूछा है आपका एजेंडा क्या है? किसी को उन्होंने बताया है कि वो कराची के हालात कैसे आके तब्दील करेंगे, वो आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको कैसे बढ़ाएंगे, वो सेवरेज के मसाइल को कैसे हल करेंगे, पानी के मसले को कैसे हल करेंगे, ट्रांसपोर्ट के मसले को कैसे हल करेंगे, हेल्थ के मसले को कैसे हल करेंगे, वो वफाक के साथ किस तरह बात करेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से बात करेंगे, वो कैसे तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। किसी ने पूछा है उनसे? मैं समझता हूँ हमें अपने बयानिए को चेंज करने की जरूरत है, हमें लोगों से बात करने की जरूरत है कि डेवलपमेंट कैसे होगी, लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे। लास्ट मिनट में मुर्तजा साहब, आपको यकीन है कि 15 जून को मेयर कराची मुंतखब हो जाएगा? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात पर भरपूर भरोसा है कि अल्लाह ताला कामयाबी देगा, क्योंकि नेक नियति के साथ हम काम करना चाहते हैं, अपने शहर की खिदमत करना चाहते हैं और हर सियासी जमात को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये शहर हम सबका है, किसी एक शख्स का नहीं है। कोई बदमाशी इस शहर में नहीं चल सकती। वो बुरा वक्त इस शहर से खत्म हो चुका है। हम सबको मिलकर कंसेंसस बिल्ड करके एक चार्टर ऑफ कराची बनाने की जरूरत है, लोगों को साथ लेकर चलना है। और मुझे इस बात की बिल्कुल सर्टेनिटी है कि मेरी
की जमात वो पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करेगी, वफाक सिटी गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी और कराची वालों के मसलों को हल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वहाब साहब कह रहे हैं होता है पीटीआई के कुछ लोग इस्तीफा ही दे दें, हो सकता है जमात इस्लामी के अपने लोग भी उनको वोट ना दें, कोई डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होगी उस बंदे पे जिसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, ये कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब। हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं।